हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET UG 2026 के एग्ज़ाम की। इस एग्ज़ाम को NTA कंडक्ट करवाता है और ये एग्ज़ाम होता है कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। भारत के जितने भी बड़े टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपको अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज़ में एडमिशन लेना हो तो आप इस एग्ज़ाम के थ्रू वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम के अंदर आपका जो फिज़िक्स सब्जेक्ट है उसे मैं पढ़ाऊंगा और इस फिज़िक्स सब्जेक्ट में जो सिलेबस है आपका वो क्लास 12th का रहता है NCERT बेस्ड, यानी कि कोई नया सिलेबस नहीं है। ये एग्ज़ाम सिर्फ आपके 12th की प्रिपरेशन के बेस पे रहता है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है। अभी एग्ज़ाम आपके कंप्लीट हुए हैं, रिज़ल्ट भी आपका आने वाला है और इस रिज़ल्ट और इस एग्ज़ाम के बीच में कुछ ही टाइम बचा है। 11 मई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो उन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं आपको प्रिपेयर करूंगा इस एग्ज़ाम के लिए और आपका सब्जेक्ट रहेगा फिज़िक्स। इस फिज़िक्स सब्जेक्ट में आपका जो सिलेबस है वो रहेगा 9 यूनिट्स में डिवाइडेड रहेगा और जो आपके 14 चैप्टर्स है क्लास 12th में उन 14 चैप्टर्स को कंबाइन करके 9 यूनिट्स बना दिया गया है। उन यूनिट्स को हम अलग अलग यूनिट्स को कवर करेंगे, अलग अलग वीडियोस में कंप्लीट थियरी रखेंगे और उन थियरी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान हमें इस बात का रखना है कि अब हम कंप्लीट डिटेल में इन चीज़ों को नहीं जानेंगे, इनकी परिभाषा क्या होती है वो सारी बातें हम नहीं करेंगे। सिर्फ हमें मेन यानी कि अभी हमारा टारगेट है इस एग्ज़ाम में हाईएस्ट स्कोर अचीव करना, तो जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको किस प्रकार सोल्व करना होगा और कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, कंसेप्चुअल रहते हैं, उन सब की हम बात आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। मेन बात यह है कि हमारा जो मीडियम है वो रहेगा हिंदी मीडियम, यानी कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं अब उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि उनके लिए एक अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है। ऑनलाइन जितने भी वो PDF बुक क्वेश्चंस ट्राई करते हैं वो सारे कहीं ना कहीं इंग्लिश में ही मिलते हैं, हिंदी में इतना कंप्लीट सिलेबस नहीं मिल पाता है। लेकिन अब हम कवर करेंगे हिंदी मीडियम में आपकी कंप्लीट फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान को। तो शुरू करेंगे सबसे पहले फर्स्ट यूनिट जो कि है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी कि स्थिर वैद्युतिकी, वहाँ से हम शुरू करेंगे और उनके सब टॉपिक्स को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट में देखिए कि जो फर्स्ट यूनिट है वो है स्थिर वैद्युतिकी। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि हम इसमें इस यूनिट में सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन या आवेशों की बात करेंगे जो कि स्थिर रहता है। अब इस स्थिर रहने में 2 चैप्टर्स आपके आ जाते हैं इस यूनिट में। फर्स्ट जो चैप्टर है आवेश के बारे में और सेकंड जो चैप्टर है विभव तथा संधारित्र के बारे में, यानी कि संधारित्र तक का जो यूनिट है वो इसकी कंप्लीट यूनिट है। आवेश के साथ इसके सभी विद्युत क्षेत्र भी इसके अंदर आ जाएंगे, जो कि हम सारे सब टॉपिक्स इनको कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आवेश। मैं बात करूं आवेश की, तो आवेश की परिभाषा क्या होती है? आवेश का अर्थ है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है उसे हम आवेश कहते हैं। इसे हम Q से दर्शाते हैं, स्मॉल q से भी दर्शा सकते हैं, कैपिटल Q से दर्शाते हैं। इसका मात्रक जो है वो होता है कूलाम। इसका जो SI मात्रक है वो पूछ लिया जाता है, इसे हम कूलाम से दर्शाते हैं। या फिर इसे हम कह सकते हैं जो कि विद्युत धारा की परिभाषा से आता है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड ही क्या है? कूलाम है। और इसका SI मात्रक ये हो जाता है। अगर मैं बात करूं इसके CGS मात्रक की, तो CGS मात्रक होता है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर इसे हम कहते हैं स्टेट कूलाम, जिसे हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। अब एक कूलाम जो है वो होता है 3 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर।
जो कि सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई। आवेश की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर फ्रैंकलिन हम इसे कहते हैं। और अगर मैं बात करूं इसके अन्य मात्रकों की, तो अन्य मात्रक इसके क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, कूलाम एक काफ़ी बड़ा मात्रक है, इसलिए इनके लिए हमें अलग अलग मात्रकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हम जनरली बात करते हैं 1 माइक्रोकूलाम की, जिसमें होता है 1 × 10⁻⁻6 कूलाम, और 1 नैनो कूलाम की, जिसमें होता है 1 × 10⁻⁹ कूलाम। और अगर बात करूँ मैं पीको कूलाम की, तो इसमें होता है 1 × 10⁻12 कूलाम। और अगर मिली कूलाम की बात करूँ तो ये होता है 1 × 10⁻³ कूलाम। इस प्रकार हम इनका इस्तेमाल करते हैं जब हम आवेशों की बात करते हैं। जैसा कि फर्स्ट यूनिट का नाम ही स्थिर वैद्युतिकी है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी हम आवेश की बात कर रहे हैं तो वो आवेश सदैव स्थिर रहेगा, यानी कि वो गतिशील नहीं है। और जितनी भी इसकी इकाइयां हैं उनकी हमने बात कर ली। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक और यूनिट है इसकी, जो कि सबसे बड़ा मात्रक होता है, इसका सबसे बड़ा मात्रक वो है फेराडे। और 1 फेराडे में होता है 96,500 कूलाम। तो अगर हम मात्रकों की बात करते हैं, आवेश को मापने की बात करते हैं, तो कूलाम में मेजर करते हैं। और इन कूलाम के अलग अलग रूप में हम इनकी अलग अलग वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम बात करें, हमने आवेश के मात्रकों की बात कर ली, आवेश को क्यों से दर्शाते हैं, और आवेश के कुछ गुणधर्म हैं जो कि हमें याद रखने होते हैं, जहां से हमसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि आवेश के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। पहला जो गुणधर्म है वो है उसका योज्यता का नियम। योज्यता का अर्थ है उन्हें जोड़ा जा सकता है। आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो अदिश राशियों को हम बीजगणितीय रूप से जोड़ सकते हैं, बीजगणितीय रूप से। जैसे कि यदि किसी एक निकाय का हमें कुल आवेश ज्ञात करना है, तो इस कुल आवेश का मान कितना हो जाएगा? इसका मान रहेगा उसके अंदर उपस्थित सभी आवेशों का योग, चाहे वह धन आवेश हो चाहे वह ऋण आवेश क्यों ना हो, यानी सभी आवेशों का हम टोटल कर सकते हैं और उनके चिन्ह के साथ। चूंकि हमें पता है कि आवेश जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के होते हैं। ये पॉजिटिव आवेश होता है, ये नेगेटिव आवेश होता है। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को पास पास में रखते हैं तो हमें इनके मध्य आकर्षण बल देखने को मिलता है, और अगर हम नेगेटिव के साथ में भी पॉजिटिव रखते हैं तब भी हमें क्या देखने को मिलेगा? आकर्षण देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम सजातीय यानी कि प्लस और प्लस को पास में रखेंगे और नेगेटिव को पास में रखेंगे, तब हमें क्या देखने को मिलता है? प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। तो ये इसका दूसरा गुणधर्म भी हो जाता है। पहले में हमने सभी आवेशों को जोड़ सकते हैं, बीजगणित रूप से जोड़ेंगे। दूसरे में हमें उनके मध्य लगने वाले बलों के बारे में पता चल जाता है। तीसरा जब हम बात करें वो है आवेश का संरक्षण। आवेश सदैव संरक्षित रहता है, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो हम जान सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की अभिक्रिया यदि पॉजिट्रॉन के साथ की जाए, इलेक्ट्रॉन एक कण है और उसी का विपरीत कण एक पॉजिट्रॉन कहलाता है। अगर हम इन दोनों की अभिक्रिया कराएं तो हमें सिर्फ और सिर्फ गामा रेडिएशंस देखने को मिलता है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर हम देखें तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और पॉजिट्रॉन पर कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। किसी भी निकाय में पहले जितना आवेश था तो यहाँ पे टोटल आवेश कितना हो जाएगा? योज्यता के नियम से Q हो जाएगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम प्लस कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम बराबर कितना है? 0 है। और गामा रेडिएशन में कोई भी आवेश नहीं होता है, तो बाद में भी आवेश कितना प्राप्त हुआ है? हमें 0 प्राप्त हुआ है। यानी किसी भी निकाय में, किसी भी घटना में जो आवेश होता है वो सदैव संरक्षित रहता है,
पहले जितना आवेश रहेगा उतना ही बाद में आवेश मिलेगा, और यह आवेश के संरक्षण के नियम के आधार पर रहता है। यानी कि अगर कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें अगर आवेश कम या ज़्यादा हमें देखने को मिले कि भाई यहाँ आवेश शून्य हो गया है, इसका अर्थ यह है कि पहले भी टोटल आवेश शून्य रहा होगा, और अगर किसी निकाय के अंदर पहले आवेश जितना है किसी भी घटना के बाद उसमें उतना ही आवेश रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक रूम है, इस रूम पे एक तो है कांच की छड़ और एक रेशम का कपड़ा है। अब अगर हम देखें तो इनके मध्य टोटल जो आवेश है वो कितना है, 0 है, क्योंकि कोई भी परमाणु जो है वो प्राकृतिक रूप में उदासीन रहता है। परमाणु क्या रहता है, उदासीन रहता है, क्योंकि उसके पास जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब अगर मैं इन्हें आवेशित कर दूं तो अगर मान लो कि इसके ऊपर प्लस आवेश आया है तो डेफिनेटली इसके ऊपर उतना ही क्या आएगा, ऋण आवेश आएगा। यानी इस पूरे रूम का, इस निकाय का टोटल आवेश, पहले अगर इस पे प्लस क्यू और माइनस क्यू आ जाएगा तो पहले अगर टोटल आवेश 0 था तो अब भी टोटल आवेश कितना रहेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी कि अभी भी आवेश कितना रहेगा, शून्य रहेगा, जो कि आवेश के संरक्षण के नियम को दर्शाता है। इसके बाद जो गुणधर्म है वो होता है इसका क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन, जो कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। क्वांटमीकरण क्या कहता है कि प्रकृति में जितना भी आवेश है, वस्तु पर जितना भी आवेश रहता है, वो आवेश हमेशा किन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में संचित रहता है। यानी Q = प्लस माइनस NE रहता है। यहाँ पर इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि जितना भी टोटल आवेश प्रकृति में रहता है वो आवेश इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में रहता है। n का मान यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार हो सकता है। इसका अर्थ ये है कि आवेश सदैव, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि आवेश सदैव इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु में से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल के किसी दूसरी वस्तु पर रख दूं तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो यहाँ पर आवेश कितना आएगा, एक -E, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इस पर कितना आ जाएगा, +E। यानी कि ये धनावेशित हो जाएगी। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है वो धनावेश हो जाएगा, और जिस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है वो ऋणावेश हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जितने भी, अगर मैं कहूँ यहाँ से मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो इस पर टोटल आवेश कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 10 × E। E है एक इलेक्ट्रॉन पर रहने वाला आवेश, और 10 लेके आए हैं तो 10 हो जाएगा। अगर यहाँ से निकाला है तो इस पे प्लस हो जाएगा, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसमें हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ से आधा इलेक्ट्रॉन लिया गया है तो आधा इलेक्ट्रॉन ले पाना संभव नहीं है। इसका मतलब ये संख्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ना कि हम यहाँ पे आधा या फिर 2.5 या 3.5 इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर सकते हैं, जो कि संभव नहीं होगा। और यही सिद्धांत इसे क्या कहता है, क्वांटमीकरण सिद्धांत कहलाता है। क्वांटम का अर्थ है क्वांटा, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में रहता है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म देता है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम जितने भी कण हैं उन्हें बहुत ही छोटे छोटे कणों का रूप मानते हैं, जो कि सतत नहीं है। अर्थात इसका ये सेंटेंस भी रहता है कि आवेश सतत नहीं होता है। किसके अनुसार, क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ, तो फिफ्थ है इसकी निश्चरता। निश्चरता का अर्थ है कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। अगर कोई कण स्थिर है और स्थिर कण पर कुछ आवेश Q है और उसी कण को अगर हम गतिमान बना देते हैं, उसके पास कुछ वेग आ जाता है, चाहे 5 मीटर प्रति सेकंड का हो चाहे 10 मीटर प्रति सेकंड, उस वेग से उसके आवेश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि यदि वह प्रकाश की चाल से चलने लग जाए तो क्या होगा, तब भी इसका आवेश प्रवाहित नहीं होगा। यानी कि प्रकाश की चाल पर भी आवेश नहीं बदलता है। इसका अर्थ यह है कि वेग पर निर्भर नहीं करता, तो वो वेग चाहे कितना भी क्यों ना हो, आवेश उस पर निर्भर नहीं करेगा। द्रव्यमान निर्भर कर सकता है।
यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एक अगला गुणधर्म जो है वो है द्रव्यमान के साथ संबंध। द्रव्यमान के साथ संबंध, द्रव्यमान के साथ संबंध क्या कहता है? चूंकि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न होता है, किसी भी वस्तु पर अगर मैं आवेश को दर्शाऊं तो वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से हुआ होगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं कि जो द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी तो हमें देखने को मिलता है 10⁻³ kg। तो अगर किसी एक वस्तु से, किसी एक ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए और दूसरी वस्तु पर दिया जाए तो इसका द्रव्यमान भी तो इसके साथ निकलेगा। तो इस द्रव्यमान के कारण हम कह सकते हैं कि धनावेशित वस्तुएं कैसी हो जाएगी? हल्की हो जाएगी, और ऋणावेशित वस्तुएं क्या हो जाती है? भारी हो जाती है, भारी हो जाती है। और कितना द्रव्यमान जाएगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसका एक, और अगर टोटल द्रव्यमान अगर मैं कहूं कि n इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होया तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? n इंटू एम ऑफ ई। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू कितना तुमने कणों को स्थानांतरित किया है, उतना ही द्रव्यमान वहां से स्थानांतरित हो जाएगा। क्या द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है? सवाल ये उठता है, क्या द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है? हाँ बिल्कुल, द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। और हमें यहाँ से संबंध क्या देखने को मिलता है कि जब कोई भी कण गतिमान होता है तो उसका m0 ये है स्थिर द्रव्यमान, और इसका संबंध क्या होता है? 1 - v²/c²। ये भी है उस कण का वेग, और c है प्रकाश की चाल। जब वेग बढ़ता है तब हमें देखने को मिलेगा कि उसका द्रव्यमान भी क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि यहाँ से जितनी वैल्यू ये बढ़ेगी उस नेगेटिव में से उतनी कम होगी, और रूट में उतनी वैल्यू कम होती रहेगी, यानी द्रव्यमान बढ़ता है। और जो जेन्युइन द्रव्यमान है वो उसका तब होता है जब v का मान कितना हो जाए? 0 हो जाता है। यानी कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन द्रव्यमान जरूर करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इनके गुणधर्म थे आवेशों के, जहाँ से सवाल पूछ सकते हैं कि भाई क्वांटमीकरण क्या है, Q बराबर NE क्यों होता है। यहाँ से एक सवाल बनता है कि यदि 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित किया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें Q का मान 1 कूलम रखना है और N का मान याद करना है, और N के लिए हमें पता है E का मान 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। यहाँ से अगर हम N का मान ज्ञात करते हैं तो वो कितना होता है? 6.25 × 10⁻18। इतनी संख्या हमें देखने को मिल जाती है। और निश्चरता में भी पूछ सकता है कि अगर एक आवेश है जो कि स्थिर है, उस पर 2 कूलम आवेश है, और एक वस्तु, उसी वस्तु को हमने 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान किया है, तो अब उस पर आवेश कितना होगा? तो हमें पता है कि वेग पर निर्भर नहीं करता है, तो उसका आवेश अभी भी उतना ही रहेगा जितना पहले था। 2 कूलम है तो 2 कूलम ही रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि आवेशित, किसी भी वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है, आवेशन के जो मेथड है उनकी अगर हम बात करें, ये देखिए बेसिकली इनमें से सवाल सिर्फ और थियोरेटिकली पूछे जा सकते हैं। इन बातों को अगर हम याद रखते हैं तो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। यहाँ से न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ क्वांटमीकरण के सिद्धांत से ही बन सकता है। जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे इनके, वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी PYQs है, हालांकि ज़्यादा PYQs तो नहीं है, पिछले 3 सालों के हमें मिल जाएंगे। एग्ज़ाम CUET का कम ही टाइम से स्टार्ट हुआ है, तो हमें पुराने क्वेश्चंस मिल जाएंगे और वहाँ से हम इन बातों को इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। इसके बाद अगर मैं वो कहूँ कि आवेशन की विधियाँ क्या क्या है, आवेशन की विधियाँ यानी किसी भी वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है, तो इसके 3 तरीके हैं। पहला है घर्षण द्वारा, दूसरा है चालन द्वारा, और तीसरा है प्रेरण द्वारा। घर्षण द्वारा यानी कि किन्हीं 2 वस्तुओं को जब आपस में घर्षित किया जाता है तब एक वस्तु पर धनावेश और दूसरी वस्तु पर ऋणावेशित उत्पन्न हो जाता है। और चालन के द्वारा यानी कि अगर किसी एक धनावेशित वस्तु को मैं किसी दूसरी उदासीन वस्तु के साथ चालक तार से कनेक्ट कर देता हूं तो आवेश का प्रवाह होता है। यहाँ से हम जान सकते हैं कि चालक वस्तुएं क्या होती है, जिनमें आवेशों का प्रवाह हो, और कुचालक वस्तुएं जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता है। तो अगर किसी चालक तार से मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो इसमें से आवेश इस पर भी आ जाएगा, कुछ मात्रा में आवेश इस पर आ जाएगा और कुछ मात्रा में आवेश इस पर भी बच जाएगा। यानी चालन के द्वारा मैं क्या करता हूं, किसी उदासीन वस्तु को समान आवेश से आवेशित करता हूं।
अब बात करते हैं प्रेरण द्वारा। प्रेरण का अर्थ है कि बिना संपर्क में लाए किन्हीं दो वस्तुओं को अगर हमें आवेशित कर दूं, तो इसके लिए हमें पता है कि अगर एक आवेशित गोला है और उस वस्तु के पास में मैं अगर उदासीन वस्तु रखता हूं, तो इसके अंदर का जो आवेश है वो वितरित हो जाता है, यानी कि जो नेगेटिव है वो प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को दूर रखेगा। यहाँ से अगर मैं इसे ग्राउंडेड कर देता हूँ, यानी कि पृथ्वी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, तो पृथ्वी से यह क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो सारे पृथ्वी में चले जाएंगे। अब इस वस्तु पर कितना बचा है, सिर्फ और सिर्फ धनावेश, जो कि इस ऋणावेश को यहाँ पे होल्ड करके रखा है। बाद में मैं ये चीज़ हटा दूंगा तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, धनावेश बच जाएगा, जो कि पूरी की पूरी वस्तु पर फैल जाएगा। यानी कि प्रेरण द्वारा विपरीत आवेश उत्पन्न किया जाता है, विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। तो ये इनके विधियों से कुछ मेन बातें थी जो हमने देख ली है। अब अगर कोई वस्तु मान लो पहले से आवेशित हो और हमें ज्ञात करना हो कि इस पर कौन सा आवेश है, तो आवेशों की ध्रुवता मापने के लिए हमें इस्तेमाल करनी होती है विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी दो प्रकार की होती है, पहली तो होती है सरल विद्युतदर्शी और दूसरी है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी में कुछ नहीं होता कि एक हमें इस प्रकार निकाय बनाया जाता है जो कि किसी एक जार के अंदर रहता है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक वस्तु को धनावेशित, जैसे मान लो कि मैंने इस छड़ को पहले से धनावेशित कर दिया गया है, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। सरल विद्युतदर्शी में ये जो पत्तियां हैं वो एल्यूमिनियम की होती है और स्वर्ण पत्र में सिर्फ यही किसकी होती है, गोल्ड की होती है, सोने की होती है, क्योंकि सोने से हम बहुत सारी पतली बना सकते हैं, तो हल्का सा भी आवेश को वो क्या कर सकता है, सहसंचित कर सकता है। अब क्या होगा कि धनावेश रखने से इनके बीच में आवेश आया और प्रतिकर्षण से ये दूर रह गए। अब मैं किसी वस्तु को इससे टच कराऊंगा, अगर इस वस्तु में धनावेश है तो ये और ज़्यादा धनावेशित होगी, यानी ये दूर हो जाएगी। अगर इस वस्तु में ऋणावेश है तो ये इसके आवेश को कम करेगी और ये पास आ जाएगी। तो इन पत्तियों को देखकर हम बता सकते हैं कि इस पर धनावेश है या ऋणावेश है। तो इस जो यंत्र है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युतदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। तो देखिए कूलाम ने क्या कहा था, कूलाम ने कहा था कि कोई भी दो स्थिर जो आवेश है वो सदैव एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं और उनके मध्य जो बल लग रहा है, उनके मध्य बल लगने का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि दो आवेशों के बीच में बल लग रहा है। इसका अर्थ ये है कि एक आवेश सदैव दूसरे आवेश पर बल लगाएगा और दूसरा आवेश सदैव उस पहले आवेश पर बल लगाता है। अब वो बल दो प्रकार से हो सकता है, या तो वो उसे आकर्षित करे या उसे वो प्रतिकर्षित करे। ये निर्भर करता है उन आवेशों की प्रकृति पर कि भाई इनका नेचर कैसा है। पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो कूलाम ने कहा कि यदि दो आवेश Q1 और Q2 इनके नाम हैं और r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, स्थिर है दोनों, तो इनके मध्य लगने वाला बल F जो है वो समानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के और इन दोनों की मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रहता है। इन दोनों समीकरणों से हम क्या कह सकते हैं कि F समानुपाती हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के, है ना। यहाँ से अगर हम ये समानुपाती चिन्ह हटाएं तो हमें पता है कि हमें एक कांस्टेंट मिलता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया इस आवेश द्वारा इस आवेश पर लगाया गया बल का परिमाण। चूंकि बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, इसलिए अभी हमने यहाँ पर परिमाण की बात की है। हम इसकी दिशा की भी बात करेंगे जो कि इसका सदिश रूप कहलाता है। अभी हम पहले बात करते हैं कि ये k क्या है। k बेसिकली इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए, निर्वात के लिए।
और इसका सांख्यिक मान होता है 9 इंटू 10⁹ मात्रक की अगर मैं बात करूं तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। और यहीं से हम इसके वीमी सूत्र की भी बात कर लेते हैं। तो वीमी सूत्र इसका कितना हो जाएगा, देखिए न्यूटन का हमें पता है mLt-2 और इसका L2 हो जाएगा अपॉन कूलम्ब क्या होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड का यहाँ पे हो जाएगी पावर 2। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से ये हो जाएगा m1L3 हो गया है और t की पावर -4 a कितना हो गया -2। ये इसका वीमी सूत्र हो जाता है। यहाँ एप्सिलॉन नोट एक और चीज़ देखने को मिलती है। एप्सिलॉन नोट यहाँ पे क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है ये, यानी कि निर्वात जो है वो विद्युत के प्रति कितना शील है, यानी कि कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके अंदर कितना रिएक्ट कर सकता है वो निर्वात के अंदर, ये उसका मान होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नोट भी एक कांस्टेंट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसका मात्र कितना होता है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी इसका वीमी सूत्र कितना हो जाएगा m-1L-3T4A2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी बात करते हैं, ये निर्वात के लिए है। अच्छा, अगर निर्वात ना हो, कोई माध्यम हो, तब बल क्या हो जाएगा, तो निर्वात के लिए अगर मैं बात करूं तो एफ नोट जो है वो कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और किसी माध्यम के लिए इसका मान होता है F फॉर मीडियम 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सेम दूरी पर अगर वो रखे हो और दो सेम आवेश हो। यहाँ से हमें एप्सिलॉन का जो मान है वो हम क्या कहते हैं कि एप्सिलॉन यहाँ पे है माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन यहाँ पर है माध्यम की विद्युतशीलता। अलग अलग माध्यमों की अलग अलग विद्युतशीलता होती है। इस समस्या को हल करने के लिए हमने आपेक्षिक विद्युतशीलता की बात की, यानी कि अगर हम माध्यम की बात करते हैं तो उसका जो मान है वो निर्वात की तुलना में कितना मान आता है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, या फिर इसे हम परावैद्युतांक भी कहते हैं। परावैद्युतांक क्या होता है कि अगर हम निर्वात के बल में अगर मैं इसका भाग दे दूं और हम कहें कि निर्वात में बल अपॉन कितना हो जाएगा माध्यम में बल, इन दोनों की अगर मैं तुलना करूं तो इसमें अगर मैं डिवाइड कर दूं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे हम एप्सिलॉन R से दर्शाते हैं या फिर इसे K से भी दर्शाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, जो K सिंबल है वो परावैद्युतांक को दर्शाता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो आएगी Q1 Q2 से Q1 Q2 और R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मान आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। यानी कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नोट यानी एप्सिलॉन का जो मान है वो हमें कितना मिल जाएगा, एप्सिलॉन की वैल्यू मिल जाएगी एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नोट। और इस बल में अगर मैं वैल्यू रखना चाहूँ तो F जो माध्यम में बल है वो कितना हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन की जगह कितना हो जाएगा एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो वैल्यू हमें दिख रही है एप्सिलॉन R को छोड़ के 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्या ये निर्वात में लगने वाला बल नहीं है क्या, तो Fm बराबर कितना हो गया F नोट अपॉन एप्सिलॉन R। यानी कि अगर हम किसी माध्यम में बल ज्ञात करते हैं, अगर कोई भी दो आवेश है जो कि माध्यम में रख दिए जाते हैं तो उस पर लगने वाला जो बल है वो उसके परावैद्युतांक का 1/, परावैद्युतांक गुना हो जाता है, यानी बल कम हो जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो बल है वो आवेशों के परिमाण पर निर्भर करता है, उनके मध्य की दूरी के वर्ग के पर निर्भर करता है और माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ से जो सवाल बनते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार पूछ लिए जाते हैं कि यदि आवेशों का परिमाण दुगुना कर दिया जाए तो नया बल कितना होगा, उनके मध्य की दूरी को डबल कर दिया जाए तो बल कितना होगा, और अगर उसे अलग परावैद्युतांक के मान में रख दिया जाए
तो बल कितना होगा। इस प्रकार के सवाल यहाँ से बनते हैं। तो हमें पता है कि आवेशों के अगर गुणनफल के समानुपाती है तो आवेशों को, एक आवेश को दुगुना किया तो बल भी कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। और अगर दोनों आवेशों को डबल किया तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और अगर दूरी को आधा किया है तो हमें पता है कि 1/r² है, r का मान r/2 कर दिया तो r/2 का होल स्क्वायर होगा और 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/r, यानी कि बल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। दूरी को डबल किया जाए तब बल कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल यहाँ से बनते हैं। और अगर उसे 2 परावैद्युतांक माध्यम से, परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है तो जो नया बल है वो कितना हो जाएगा, F/2 हो जाएगा। परावैद्युतांक एक मात्रकहीन राशि है क्योंकि यह किन्हीं दो समान राशियों का अनुपात है। विद्युतशीलताओं का क्या है, ये अनुपात है, और जो अनुपात होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका मात्रक भी हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये मात्रकहीन राशि है, 2 परावैद्युतांक है, 2 यूनिट का है, बस उसका मान रखेंगे तो बल जो है वो कितना हो जाएगा, F/2 हो जाता है। तो ये माध्यम के साथ निर्भरता और दूरी के साथ निर्भरता से हम इस कूलाम नियम को ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ परिमाण की बात की है, अभी हमें इसकी दिशा भी ज्ञात करनी पड़ेगी। दिशा ज्ञात करने से पहले कुछ माध्यमों की अगर हम परावैद्युतांक का मान ज्ञात कर लें, जैसे कि निर्वात में अगर हम बात करें तो निर्वात के लिए K का जो मान है वो 1 होता है। धातुओं या फिर मैं कहूँ चालकों के लिए इसका मान कितना होता है, अनंत होता है। और आसूत जल, प्योर वाटर के लिए इसका मान कितना होता है, 80 के बराबर होता है। कांच के लिए इसकी रेंज रहती है 3 से लेकर 6 तक या फिर 5 से लेकर 7 तक, ये अलग अलग इनकी रेंजेस हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ माध्यमों के परावैद्युतांक रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कूलाम नियम का सदिश रूप, यानी कि कूलाम बल की दिशा क्या रहेगी, तो कूलाम नियम का सदिश रूप, कूलाम नियम का सदिश नियम, यानी कि अगर हम कहें कि एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश रखा है Q2 और ये किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष देखते हैं, यानी हम यहाँ से बैठकर इस O पर बैठकर इस Q1 को और इस Q2 को देख रहे हैं, तो इस Q1 का जो स्थिति सदिश है वो है R1 और Q2 का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, R2। अब हम त्रिभुज के सदिश नियम से ये पता कर सकते हैं कि इनके मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, R21, ये आवेश 1 है, ये आवेश 2 है, यानी कि आवेश 2 की स्थिति किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। और अगर मैं यहाँ से इसके बारे में देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, R12, जो कि कितना है, R1 की स्थिति 2 के सापेक्ष। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में बल का मान ज्ञात करूं तो F जो है वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0, क्योंकि निर्वात है, Q1 Q2 अपॉन R², यानी कि इनके बीच में दूरी का जो परिमाण है उसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, तो R12 का स्क्वायर, परिमाण का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कि ये जो यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं तो किस पर बल ज्ञात करें, F2 पर ज्ञात कर रहे हैं, F1 के कारण, है ना। तो F21 बराबर हो गया। और यहाँ से अगर मैं इसकी दिशा की बात करता हूँ तो इस सदिश की दिशा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी R⁻21। ये है बल दूसरे आवेश पर लगने वाला बल पहले आवेश के कारण। अब अगर मैं पहले आवेश पर बल देखूं दूसरे के कारण तो वो कितना हो जाएगा, माध्यम अभी भी निर्वात है, ठीक है, आवेशों के परिमाण Q1 Q2 है, अपॉन उनके मध्य की दूरी 1 2 का परिमाण का स्क्वायर, यहाँ पे ये क्या है, इस सदिश के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, R12 और अगर हम यहाँ से इसके सदिश के रूप में लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि जो एकांक सदिश होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है सदिश अपॉन उसका परिमाण। तो यहाँ से अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये F12 क्या हो जाएगा, F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब हो जाएगा और इंटू R21 वेक्टर। और सिमिलरली 1 2 का मान भी मैं यहाँ से ज्ञात कर सकता हूँ, 1/4πε0 Q1 Q2 R12 का होल क्यूब इंटू कितना हो जाएगा, R12 वेक्टर।
अब देखिए यहाँ से एक चीज़, जो R12 और R21 की दिशा है वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। विपरीत दिशा को दर्शाने के लिए हम कह सकते हैं कि जो सदिश स्थिति वेक्टर है वो R21 बराबर किसके है, R12 के नेगेटिव के है। क्योंकि देखिए R जो 21 है वो क्या है, R2 माइनस R1 है, और R12 जो है वो होता है R1 माइनस R2 के। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, नेगेटिवली इक्वल है। तो यहाँ से हम अगर इसका मान रखना चाहें तो ये F21 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव F12 के बराबर हो जाएगा। परिमाण की अगर मैं बात करूं तो परिमाण में दिशा नहीं होती है, परिमाण में सिर्फ इनके बीच की दूरी होती है। तो दूरी दोनों ही केसेस में क्या है, बराबर है, यानी कि इन दोनों बलों का परिमाण क्या रहेगा, बराबर रहेगा, लेकिन दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ पर लागू होता है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यदि Q1 Q2 पर बल लगेगा तो Q2 भी Q1 पर बल लगेगा, लेकिन बलों का परिमाण समान रहेगा, दिशा एक दूसरे के क्या रहेगी, विपरीत रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसके सदिश रूप की बातें कर ली हैं। नेक्स्ट अगर इसी में हम देखें कि अगर दो आवेश ना हो, दो से ज़्यादा आवेश हो, तो बल का मान कितना रहता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि एक आवेश के पास एक से ज़्यादा आवेश हो तो उस आवेश पर लगने वाला बल उन सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बल का सदिश योग होता है। यानी कि अगर एक आवेश रखा हुआ है कुछ इस प्रकार Q0 स्थिति पर, और यहाँ से Q1 Q2 इस प्रकार Qn आवेश रखे हुए हैं, जिनकी स्थिति R1 R2 और Rn है, इनका स्थिति सदिश हो गया। तो अगर इन सभी का बल अगर हम ज्ञात करें, यानी इस Q0 पर टोटल बल अगर मुझे देखना है, तो वो बल कितना होगा कि F0 जो होगा वो होगा F01, यानी कि आवेश Q पर लगने वाला Q1 के कारण प्लस आवेश पर लगने वाला 2 के कारण। इस प्रकार n आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब अगर हम इसका एक का मान याद करें तो F01 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन कितना है R01 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा R01 कैप। यानी कि इसकी स्थिति कहाँ से, 1 से। ये चीज़ देखिए, R0 से अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो Q1 जो बल लगा रहा है इस पर, Q1 किस पे बल लगा रहा है, Q0 पर बल लगा रहा है। तो यहाँ से स्थिति सदिश इसकी क्या हो जाएगी, 1 नोट हो जाएगी, R1 नोट, और ये भी कितना हो जाएगा R1 नोट। यानी कि स्थिति यहाँ से दिशा जो है वो इससे इस तरफ है, अगर दोनों धनावेश है तो ठीक है, प्लस दूसरे में भी कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 हो जाएगा, और स्थिति सदिश यानी कि यहाँ पे इसका परिमाण कितना हो जाएगा R2 नोट, और कहाँ से कहाँ तक, स्क्वायर से, और R1 की स्थिति कहाँ से, 2 से, R कैप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार लिख देंगे वापस से 0 और 1, यानी कि इसकी स्थिति देख लेंगे हम यहाँ से, तो O इसके सापेक्ष स्थित है। अब इस प्रकार हम यहाँ से इन चीज़ों को क्या कर देंगे, इन सभी टर्म्स को जोड़ देंगे। तो F जो नेट है, टोटल जो फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा। अगर हम सभी मानों को देखें तो देखिए ये चीज़ समान है, और सिर्फ बदल क्या रहा है, नंबर 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 2 है, यानी कि इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q0 को मैंने बाहर ले लिया, और इन सभी टर्म को जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं। और सिग्मा कितना हो जाएगा यहाँ पर, QI अपॉन R नोट I का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा R, ये तो नोट हमें पता है इसकी स्थिति, बस इंटू हो जाएगा I कैप, कहाँ से कहाँ तक, I = 1 से लेकर n तक। ये इसका फाइनल फॉर्मूला बन जाता है, जो कि क्या दर्शा रहा है कि अगर n का मान 10 है तो 10 टर्म्स जुड़ जाएंगे, 10 आवेशों के कारण इस पर लगने वाला टोटल बल यहाँ पर हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ से सवाल किस प्रकार बनते हैं कि मान लो कि हमें एक त्रिभुज दे रखा है और यहाँ पर आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर भी आवेश है और यहाँ पर आवेश है, इस आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, इसके कारण बल दर्शाएंगे इस तरफ,
इसके कारण बल दर्शाएंगे, यहाँ F2, और फिर इन दोनों बलों का सदिश योग करेंगे, तब जाके हमें वो मान मिलेगा। सदिश योग में देखिए किन्हीं भी दो बलों को जोड़ा जा सकता है, और किन्हीं भी दो बलों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, √F1² प्लस F2² प्लस 2F1F2 कोस थीटा। यानी कि सदिश के नियम से हम किन्हीं भी दो बलों को जोड़ेंगे। अगर दो से ज़्यादा हो तो क्या होगा, पहले उन दो को जोड़ो और फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे, उसका जो परिणामी बल आएगा उसे हम तीसरे के साथ भी जोड़ देंगे, उनका कोण ज्ञात करके। तो ये कूलाम के नियम का अध्यारोपण का सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि हमने अभी बात की कि कूलाम बल क्या, कूलाम का जो नियम है वो ये कहता है कि एक स्थिर आवेश के पास दूसरा स्थिर आवेश रखा जाए तो वो उस पर बल अध्यारोपित करता है। तो सवाल ये उठता है कि वो बल किस वजह से लग रहा है, यानी कि एक आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह उस पर बल लगाता है, तो वो जो क्षेत्र है वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब जो आवेश है, जो हम बिंदु आवेश लेते हैं, बिंदु आवेश का अर्थ ये है कि वो आवेश इतना छोटा है कि उनके दूसरे आवेशों की बीच की दूरी की तुलना में उनका विन्यास बहुत ही छोटा है, उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। तो जितने भी हम आवेशों की बात करते हैं वो सभी क्या है, हमारे लिए बिंदु आवेश है। अब तो जो क्षेत्र है, जो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है, उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। हमने कहा कि भाई कोई दो आवेश है और उन आवेश पर जो बल लग रहा है वो बल हमने मापा, और उस बल में यदि हम उसी आवेश का भाग दे देते हैं तो हमें वहाँ पर उस दूसरे आवेश के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता का मान मिल जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से दर्शाते हैं, और यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाता है E = F/Q। और अगर यह एक Q परीक्षण आवेश है तो उसे हम Q0 से दर्शाते हैं। और विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। सदिश राशि में अगर हम बात करते हैं तो इसकी दिशा बल की दिशा के अनुदिश रहती है, और ये बात निर्भर करती है इस आवेश पर, इस आवेश के नेचर पर निर्भर करती है कि ये धनावेश है या ऋणावेश, जिसकी बात हम अभी कर लेंगे। तो यह सदिश है। और अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो फोर्स N/कूलाम इसका SI मात्रक होता है। इसके अलावा एक और मात्रक होता है जो कि हम विभव में हम पढ़ते हैं, और इसका विभव के तौर पे मात्रक होता है V/मीटर, जो कि हम विभव में इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो विभव के बाद अगर हम बात करें इसका विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, तो विमीय सूत्र के लिए MLT-2 फोर्स का अपॉन कितना हो जाएगा, AT, यानी कि यहाँ से इसका विमीय सूत्र हो जाएगा M1LT-3A-1। तो ये इसका विमीय सूत्र हो गया। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो किसी एकांक धनावेश पर लगने वाले बल का मान होता है। यहाँ पर एक शर्त और रहती है, इसकी कंडीशन क्या है कि Q0 अति सूक्ष्म होना चाहिए। Q0 अति सूक्ष्म होना चाहिए, यानी कि E का जो मान है वो क्या रहेगा, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0। इसका अर्थ ये है कि जब हम परीक्षण आवेश, जिस आवेश पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, उस खुद का मान इतना छोटा होना चाहिए ताकि उसके द्वारा उत्पन्न जो क्षेत्र है, क्योंकि क्षेत्र दोनों ही आवेशों का रहेगा, और अगर हम किसी एक का प्रभाव जानते हैं तो दूसरे के प्रभाव को नगण्य मानना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो इस Q0 आवेश का क्षेत्र है उसे हम नगण्य मानेंगे, तो इसका परिमाण जो है वो शून्य की ओर अग्रसर लिया जाता है, तभी हम यहाँ पर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र जो है वो किसी भी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ लाइंस का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्षेत्र रेखाएं क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र को दर्शाने वाली कुछ इमेजिनरी लाइंस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो कि विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है, अर्थात ये काल्पनिक रेखाएं होती है और इन्हें हम कुछ इस प्रकार दर्शा सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लाइंस है वो उसके विद्युत क्षेत्र को दर्शा रही है। यहाँ पे जो ये एरो है ये इसकी दिशा को दर्शाते हैं, और अगर समांतर लाइंस खिंची हुई है और एक ही दिशा में है तो उसे हम कहते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। अच्छा, इनके गुण धर्मों की अगर मैं बात करूं तो इनके गुण धर्म क्या हो जाएंगे, यानी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी इनकी। पहली प्रॉपर्टी तो यह है कि ये काल्पनिक है, बिल्कुल ये वास्तव में नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद करेगी तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी जो कि संभव नहीं है, इसलिए ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तीसरी लाइन ये है, तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है कि इन पर खींची गई स्पर्श रेखा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है, दिशा को दर्शाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी एकांक धनावेश का पथ ये लाइन्स दर्शाती है। अगर मैं यहाँ पर धनावेश रखूँगा तो ये धनावेश इस लाइन के अलोंग इस प्रकार गति करेगा, तो उस धनावेश का पथ जो है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के द्वारा दर्शाया जाता है। फिर अगली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो वो ये है कि जहाँ पर सघन होती है लाइन्स वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज़्यादा होता है, और जहाँ पर विरल यानी कि दूर दूर होती है वहाँ पर इनका मान कम मिलता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उन्हें हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब बात करें अलग अलग इलेक्ट्रिक जो आवेश है उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किस प्रकार दिखती है। तो अगर मैं धनावेश की बात करूँ तो धनावेश के लिए हम जानते हैं कि इसका मान दूसरे आवेश के लिए जो कि हम धनावेश लेते हैं उसके लिए प्रतिकर्षण की भांति कार्य करता है, तो इसकी जो फील्ड लाइन्स होगी वो त्रिज्यतः बाहर की ओर होगी, और ऋणावेश अगर हम लें तो वो त्रिज्यतः अंदर की ओर रहती है, और ये एक इसका समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर अगर मैं धनावेश रखता हूँ तो क्या होगा, इस पर बल लगेगा और बल की दिशा कहाँ होगी, क्योंकि हमें पता है कि E बराबर क्या हो गया F/Q0, और यहाँ से बल का भी मान हमें मिल जाता है कितना Q इंटू E, और दिशा भी हमें मिल जाएगी। तो इस पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगी। अगर मैं ऋणावेश रख देता हूँ तो उसकी दिशा उसके ठीक विपरीत रहेगी, यानी बल का जो मान है वो कितना हो जाएगा -Q इंटू E रहेगा। E और F दोनों की दिशा क्या रहेगी, यहाँ पर विपरीत रहती है। तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके क्षेत्र के द्वारा, यानी कि किसी भी आवेश का जो क्षेत्र है उसे दर्शाने के लिए हम काल्पनिक रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, और उनके कुछ गुणधर्म रहते हैं जिनकी चर्चा हमने कर ली है। और कुछ जो सिंबल्स हैं यानी कि कुछ आवेश है, जैसे बिंदु आवेश के लिए अगर हम देखें तो रेखाएं कुछ इस प्रकार होगी। अगर एक लाइन है यानी कि सतत आवेश इस प्रकार रखा हुआ है तो इसके कारण चारों तरफ बेलनाकार रूप में बाहर निकलेगी। तो हम इस प्रकार इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शा सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अगर हम याद करें तो हमने माना कि एक बिंदु आवेश Q है जो रखा हुआ है, और उससे r दूरी पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें मान याद करना है कि भाई इस आवेश के कारण यहाँ पे क्षेत्र है, ठीक है सब जगह है। अगर ये धनावेश है तो इससे दूर की तरफ इसका विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। इस रेखा के कारण यानी इस क्षेत्र के कारण यहाँ पर अगर एक बिंदु लूँ मैं और उस P बिंदु पर मुझे ज्ञात करना हो कि कितना विद्युत क्षेत्र है, कितना विद्युत क्षेत्र से है, ये मतलब है कि कितना उसका तीव्रता है, तो वो मान कैसे ज्ञात करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक Q0 आवेश रख देंगे, एक परीक्षण आवेश को रख देंगे और इस पर बल ज्ञात करेंगे। तो हमें पता है कूलाम के नियम से F बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q इंटू क्यू नोट अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ये उसका परिमाण है और दिशा के तौर पर इसमें बाहर की तरफ लगेगा बल, तो ये हो जाएगा आर कैप। अब हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर कितना होता है F अपॉन क्यू नोट। जिस आवेश पर हमें ज्ञात करना है उसी का हमें क्या देना होता है भाग, तो E का मान कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये मान आ जाता है उस बिंदु पर किसी धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अगर ये आवेश ऋण होता तो यहाँ पर इसकी जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो उसकी तरफ होती है, आर कैप की जगह क्या आ जाता माइनस आर कैप आ जाता। अब चूंकि ये एक के कारण है, अगर हम कहें कि एक से ज़्यादा अगर आवेश हो तो एक से ज़्यादा आवेश के कारण अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना हो, तो अगर मैं कहूँ कि एक बिंदु क्यू नोट यहाँ पर रख दिया मैंने, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, इस प्रकार Qn आवेश रखे हुए हैं जिनकी इस Q नोट से अलग अलग दूरी है R1, R2, R3 और Rn। अगर मैं यहाँ पर मान ज्ञात करूँगा तो मुझे पता है कि सभी आवेशों के कारण इस पर जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो उसका सदिश योग के बराबर हो जाएगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका टोटल मान कितना हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, इस प्रकार En तक इसका मान हो जाएगा। E1 की अगर मैं बात करूं तो Q1 के कारण, देखिए इसके सूत्र में जहां जो आवेश लिया जाता है उसी का मान आता है, बाकी जो परीक्षण आवेश होता है उसका तो भाग लग जाता है, यानी कि सीधा का मान इसमें यहाँ पे देखूं तो E का जो मान है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, और दिशा कितनी हो जाएगी आर कैप, यहाँ से यहाँ तक। और फिर इसी प्रकार प्लस में कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर आर कैप, ये 2 के कारण ये फर्स्ट के कारण, इस प्रकार सभी का मान हमें मिल जाएगा। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मान कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट सिग्मा हो जाएगा I=1 से लेकर n तक QI अपॉन RI का स्क्वायर RI कैप। और अगर हमें कोई बिंदु दे रखा है उसकी स्थिति आर नोट है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आर नोट की स्थिति आर के सापेक्ष हो जाए तो आर नोट 1 भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, तो आर ओ आई हो गया, और ये भी कितना हो जाएगा आर नोट आई का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मान हमें मिल जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है, इसका अर्थ ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम पर भी निर्भर करती है, और एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन के बीच हम संबंध जानते हैं कि किसी भी माध्यम की जो विद्युतशीलता होगी वो क्या होगी एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट, यानी कि किसी भी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपॉन उसका परावैद्युतांक। तो अगर परावैद्युतांक ज़्यादा होगा तो वहाँ पर उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, क्योंकि बल के सापेक्ष है और बल का मान भी क्या हो जाता है कम हो जाता है, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी कम हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों में तुलना करें बल बराबर कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एक बिंदु आवेश के लिए E का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर स्क्वायर। फर्क किसका है सिर्फ Q का है, क्योंकि हमें यहाँ से संबंध मिल जाता है F कितना Q इंटू E, तो E के मान में एक Q और गुणा करूँगा तो मुझे वहाँ पर क्या मिल जाता है बल मिल जाता है। F का जो मान अगर मैं दूरी के सापेक्ष देखूँ तो दूरी के साथ F जो है वो आर स्क्वायर के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, और E भी किसके व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के है, यानी कि दोनों का मान r के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इन दोनों के लिए ग्राफ जो है वो इस प्रकार हो जाएगा, ये r ये F एंड E, इसका मान घटता रहेगा, यानी कि आयताकार परवलय की भांति इसका ग्राफ रहेगा। इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं आयताकार परवलय, आयताकार परवलय। तो ये ग्राफ इनके बीच में रहेगा। अगर मैं कहूँ कि इसका अगर ग्राफ में आर स्क्वायर के समानुपाती बनाऊं
तो देखिए F समानुपाती 1/r² के है और E भी समानुपाती क्या हो जाएगा 1/r² के। तो यहाँ से अगर मैं मान देखूँ तो अगर 1/r² के साथ ग्राफ बनाऊँ F और E का, तो देखिए r² का इस पूरे का मान बढ़ेगा तो F का भी मान बढ़ेगा, यानी कि ये ग्राफ एक सरल रेखा के बराबर रहेगा। एक स्ट्रेट लाइन हमें इस ग्राफ को दर्शाएगी। F और E के परिमाण का मान r के साथ इस प्रकार कम होता है, r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/r² का मान अगर बढ़ रहा है तो इसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और आवेश के मान की अगर हम बात करें तो E का जो मान है वो आवेश के भी क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि अगर आवेश का मान बढ़ेगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मान बढ़ेगा, उसकी तीव्रता का मान बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलाम्ब बल के अध्यारोपण और कूलाम्ब बल के साथ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी पूरा कंप्लीट यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट अब जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव। अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो द्विध्रुव नाम से पता चल रहा है कि ध्रुव की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब दो विपरीत प्रकृति के आवेशों को अति अल्प दूरी पर रख दिया जाता है तो वहाँ जो निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी कि अगर एक धनावेश को और एक ऋणावेश को अति अल्प दूरी पर, यहाँ पर मैं ये दूरी d ले सकता हूँ, इस दूरी का मान हम 2a भी लेते हैं या फिर 2α भी ले सकते हैं, इसका भी रीज़न है वो हम जानेंगे। तो अगर यहाँ पे +q आवेश और -q आवेश दोनों अति पास पास रखे हुए हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण एक प्रभाव देखने को मिलता है और उस प्रभाव को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसे हम P से दर्शाते हैं और इस P का मान क्या होता है कि एक आवेश का परिमाण इंटू उन दोनों के बीच की दूरी। अगर D दे रखी है तो D लेंगे, या फिर P = कितना हो जाएगा, Q × 2a हो जाएगा, या फिर P = Q × 2α हो जाएगा। जो भी मान हमें दे रखा होता है, अलग अलग टेक्स्ट बुक में इनके अलग अलग मान गिवन रहते हैं। तो D यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी है। 2a लेने के लिए हमारे लिए जो सबसे आसान है वो 2a रखना है। उसका रीज़न ये है कि मध्य बिंदु से हमें दोनों ही दूरियां मिल जाती है A और A के बीच, यानी मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, अगर एक द्विध्रुव को हम लेते हैं, जैसे मान लो ये एक डाइपोल है, तो इस डाइपोल को इसका सेंटर लिया जाएगा कि कहाँ से दूरी अगर हम माप रहे हैं तो इसके सेंटर से इसके आवेश की दूरी और इसके आवेश की दूरी, दोनों ही दूरियां हमें चाहिए होती है, इसलिए हम A का मान रखते हैं। यह एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। और P का जो मात्रक है SI मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश के लिए कूलाम्ब इंटू डिस्टेंस क्या होती है, मीटर होती है। तो कूलाम्ब इंटू मीटर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। और अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात करें तो विमा कितनी हो जाएगी, कूलाम्ब के लिए A × T और M के लिए L, तो M0 L1 T1 A1, ये इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। अब अगर हम विद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना चाहें, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं, तो देखिए 2 स्थितियां बनती है। पहली है x पर और दूसरी है उसके निरक्ष पर। निरक्ष या विषुवत रेखा जिसे हम कहते हैं। x का अर्थ ये हो गया कि जैसे कि -q और +q हम रखते हैं तो ये एक द्विध्रुव है। इसका जो ये मान है वो जिस एक्सिस पे रखा होता है वो उसकी x कहलाती है। अगर मैं x पर एक बिंदु P लेता हूँ और उसकी जो दूरी है वो हम सेंटर से लेंगे, O से R दूरी पर यदि कोई बिंदु P रखा हुआ है तो उस बिंदु पर हमें इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बोर्ड में हम इसका पूरा डेरिवेशन देखते हैं, हमें यहाँ पर डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ पर फॉर्मूला चाहिए। और वहाँ पर E जो P है उसका मान कितना हो जाएगा, 2P/4πε0r3। यहाँ पर हमें इतना मान मिलता है। अगर मैं इस
की डायरेक्शन की बात करता हूँ तो ये आर कैप हो जाएगा। P का मान अगर मैं रखना चाहूँ तो ई पी जो परिमाण है वो कितना हो जाएगा 2q इंटू, यहाँ इनके बीच की दूरी में 2a ले लेता हूँ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब रह जाएगा r कैप। और अगर मैं बात करूँ निरक्ष पर यानी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू को इस प्रकार रखता हूँ, यहाँ पे दूरी अगर मैं देखूँ तो P इस दिशा में है, P की दिशा में है, तो इसकी दिशा भी हम कह सकते हैं कि P की दिशा में रहता है। और यहाँ पे नेगेटिव इस तरफ रहेगा तो P की दिशा जो है वो इस दिशा में रहेगी। निरक्ष का मतलब है कि इसके लंबवत प्लेन पर कोई भी बिंदु P मैं यहाँ पे ले लूँ और यहाँ से जो दूरी है वो R है। तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान याद करता हूँ तो मुझे E जो इस बिंदु को मैंने P लिया है जिसे Q ले लेता हूँ, तो ई क्यू जो है वो कितना मिलेगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। और इसकी दिशा अगर मैं देखूं तो देखिए यहाँ से नेगेटिव है तो अपनी ओर खींचेगा, पॉजिटिव धकेलेगा, तो यानी इसकी दिशा रहती है माइनस P की तरफ, यानी माइनस R कैप हो जाएगा। R कैप ना होते हुए यहाँ पे P की दिशा में रखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस P कैप। और यहाँ पर अगर मैं P की दिशा में रखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा P कैप हो जाएगा। P की ही दिशा में मैंने इसे दर्शा दिया है, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये P की दिशा में हो गया है। और ये P की विपरीत दिशा में हमें देखने को मिलता है निरक्ष पर। दोनों के बीच में अगर मैं तुलना करूं तो देखिए इसका मान क्या है, निरक्ष से दुगुना है, तो E जो x है उसका मान 2 इंटू क्या होता है E निरक्ष के बराबर होता है, और वो भी परिमाण के तौर पे। तो दोनों का जो परिमाण है उनका जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, अक्ष और निरक्ष का अनुपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2, इस दोनों का मान हो जाएगा। तो यहाँ से हम इनका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसका मान ज्ञात करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों के कारण तो हमने ज्ञात कर ली, ये फॉर्मूला हमें पता चल गया। अगर हमें अलग अलग मान दे रखे होंगे तो हम मान भी ज्ञात कर लेंगे। लेकिन क्या हो यदि किसी द्विध्रुव खुद को किसी एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो अब यदि अगर हम किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रख दें तो बाह्य विद्युत द्विध्रुव रखने पर अब देखिए क्या होगा, इसे अगर हम विद्युत क्षेत्र में रख दें तो हमें जो मान मिलेगा वो क्या रहेगा। चूंकि देखिए पहली बात तो ये है कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसमें दो आवेश है, एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। तो अगर मैं धनावेश को और ऋणावेश दोनों को एक विद्युत क्षेत्र में रख देता हूँ तो क्या होगा, उन दोनों पर बल लगेगा, ठीक है, यानी धनावेश पर भी बल लगेगा और ऋणावेश पर भी बल लगेगा। और बल की दिशा अगर मैं देखूँ तो दोनों की क्या रहेगी, विपरीत रहेगी, यानी कि एक दूसरे पर विपरीत दिशा में वो कार्यरत रहते हैं। तो अगर एक ही वस्तु पर दो बल लग रहे हैं और दोनों ही विपरीत दिशा में हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कुल बल है वो कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि विद्युत द्विध्रुव पर अगर हम किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे रख देते हैं तो उस पर लगने वाला जो कुल बल है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि इसे हम रख देते हैं हमने एक समरूप विद्युत क्षेत्र ले लिया है और इसमें हमने एक द्विध्रुव को रख दिया है -q और ये +q। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a है, ठीक है। इस प्रकार हमने क्यों रखा है, ताकि हमने एक जनरल केस लिया, उसको थीटा एंगल पे हमने रखा हुआ है। अगर हम चाहते तो लंबवत भी रख सकते थे। कैसे, एक जनरलाइज्ड हम हमेशा लेते हैं, जो भी सिचुएशन रहती है वो एक जनरलाइज्ड सिचुएशन लेते हैं और इसमें हमने कह दिया कि भाई ये थीटा कोण पर है। अब क्या होगा कि इस प्लस के कारण यहाँ पर इस पे बल लगेगा Q इंटू ई और यहाँ पर बल लगेगा एक Q इंटू ई। दोनों बल देखो बराबर है लेकिन विपरीत दिशा में है, तो द्विध्रुव पर कुल बल का मान कितना हो जाएगा, F नेट जो है वो हो जाएगा QE माइनस QE बराबर 0। इस वस्तु पर यानी इस द्विध्रुव पर दो बल लग रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं, कुल बल का मान 0 हो गया। लेकिन हम देख सकते हैं कि बल जिस लाइन पे लग रहा है वो क्रिया रेखा दोनों की अलग अलग है। तो यदि एक वस्तु पर दो बल लग रहे हों और दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हो तो वो वस्तु घूमने लगती है, यानी उस वस्तु पर बल आघूर्ण कार्यरत हो जाता है। जैसे बल आघूर्ण का मान हो जाएगा R क्रॉस F
हम जानते हैं कि बल आघूर्ण r क्रॉस f होता है। r क्या है? इन क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है। तो ये जो लंबवत दूरी हम ज्ञात करेंगे, इसका मान कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से अगर थीटा कोण है तो दूरी का मान कितना हो जाएगा? ये लंबवत दूरी और ये साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। तो r का मान हो गया लंब का मान, लंब बराबर क्या हो गया? कर्ण इंटू साइन थीटा, और f का मान कितना है? Q इंटू ई, यानी कि बल आघूर्ण का मान कितना आ गया? 2AQE इंटू साइन थीटा हो गया। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि बल आघूर्ण बराबर कितना हो गया, तो 2A और Q को मैं पास पास रख दूँ, E इधर और साइन थीटा रख दिया है। ये जो चीज़ है वो हमें क्या देती है? विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण देती है, यानी कि टाउ इज इक्वल टू कितना हो गया? PE साइन थीटा। ये हो गया इस पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण। अब इस परिमाण को अगर मैं दिशा के तौर पे रखना चाहूँ तो बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मान हो जाता है P क्रॉस E। किन्हीं भी दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल हम लेते हैं तो वापस हमें क्या मिलती है? सदिश राशि मिल जाती है, यानी कि P क्रॉस E हमें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो P क्रॉस E हमें क्या देता है? इस पर लगने वाला बल आघूर्ण देता है। टोटल बल अगर पूछा जाए तो कितना रहेगा? 0। सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? बल आघूर्ण। लेकिन विद्युत क्षेत्र कैसा है? समरूप है। यदि विद्युत क्षेत्र असमरूप हो रहेगा तो इस पर बल भी लगेगा तथा बल आघूर्ण भी लगेगा। अच्छा, जब ये बल आघूर्ण लगेगा तो ये घूमेगी। घूमने पर हमें कुछ स्थितियां ऐसी मिलती है, जैसे फर्स्ट स्थिति अगर मैं कहूँ, जब थीटा का मान कितना हो जाए? 0 डिग्री हो जाए, इसे हम कहते हैं स्थिर साम्यावस्था। स्थिर साम्यावस्था में क्या हुआ कि इसका मान इस प्रकार रह गया है कि अब एकदम स्टेबल इसकी कंडीशन आ गई है। इसको हल्का सा मूव करेंगे तब भी ये वापस इसी अवस्था में आ जाएगा। तो थीटा 0 रखने पर बल आघूर्ण का मान कितना हो गया कि PE साइन थीटा, और साइन 0 का मान कितना होता है? 0, यानी बल आघूर्ण का मान कितना आ गया है? 0 आ गया है। दूसरी है कि अगर मैं इसे लंबवत रख दूं तो थीटा का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इस पर कितना हो जाएगा मान? बल आघूर्ण का मान हो जाएगा PE साइन 90 कितना होता है? 1, यानी कि अधिकतम बल आघूर्ण इस पर लगेगा। अधिकतम बल आघूर्ण, तो ये अधिकतम बल आघूर्ण की स्थिति हो जाएगी। तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर मैं इसे इस प्रकार रख के, हमने रख दिया लंबवत, और इसे एकदम पूरा उल्टा वापस रख दूं, तब क्या होगा? तब थीटा का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि थीटा P और E के बीच में है। P और E के बीच में 0, फिर P और E के बीच में 90, फिर P और E के बीच में 180। 180 कितना होता है? साइन 180 0 हो गया, यानी कि बल आघूर्ण बराबर कितना हो जाता है? 0। लेकिन ये अस्थायी साम्यावस्था होती है। अस्थायी में क्या रहेगा कि अगर मैं इसको उल्टा रख दूं और हल्का सा विस्थापित करूंगा तो ये पूर्णतः वापस क्या हो जाएगा? अपनी मूल अवस्था पे आ जाएगा, जो कि उसकी स्थिर साम्य अवस्था कहलाती है। तो द्विध्रुव आघूर्ण को, विद्युत द्विध्रुव को अगर हम किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर कुल बल 0 होगा, उस पर बल आघूर्ण लगेगा P क्रॉस E, और उसकी 3 स्थितियां रहती है। पहली है स्थिर साम्य अवस्था, यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको विस्थापित करते हैं तो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, और इसमें अगर हल्का सा विस्थापित किया तो वापस वह मूल अवस्था में चला जाएगा, यानी यहाँ पर इस अवस्था में वापस नहीं आ पाएगा। और लंबवत अगर रहेगा तो उस पर अधिकतम बल आघूर्ण लगता है, जिसका मान कितना होता है? P इंटू E हो जाता है, जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विद्युत फ्लक्स। अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स का मतलब है कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर मैं कोई पृष्ठ रख दूं, हमने मान लिया, रख दिया, या फिर मान लिया हमने कि एक काल्पनिक पृष्ठ है, उस पृष्ठ में से अगर मैं देखूं कि कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, कि भाई हमने एक विद्युत क्षेत्र बनाया और इस विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ इमेजिन किया कि भाई ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ का एरिया A है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मान कितना है? E है। इस पृष्ठ से कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है उसकी संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। यानी यहाँ पर अगर मैं फ्लक्स को दर्शाऊँ तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? E डॉट A होता है। यहाँ पर A इसका क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। क्षेत्रफल सदिश इस क्षेत्रफल को दर्शा रहा है और इसकी दिशा हम बाहर की ओर लेते हैं, जो सतह है उसके बाहर की ओर हम ये लेते हैं। A और E के बीच में कोण भी देखा जाता है, तो हमें पता है कि E डॉट A क्या होता है? E A कोस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E A
कोस थीटा, यदि यह किसी कोण पर रखा हुआ हो तब। तो इस ए का मान यहाँ हो जाएगा और ई इधर है, इन दोनों के बीच कोण कितना है, थीटा है। तो थीटा हम कौन सा लेंगे, कोस थीटा। चूंकि फाई कैसी राशि है, फाई एक अदिश राशि है, इसलिए यहाँ पर कौन सा गुणन है, अदिश गुणनफल लिया गया है। तो अदिश राशि को हमें पता है कि इसका मात्रक कितना हो जाएगा, फाई का मात्रक अगर मैं देखूँ ई यानी कि न्यूटन अपॉन कूलम इंटू एरिया कितना हो जाता है, मीटर स्क्वायर, या फिर वोल्ट अपॉन मीटर इंटू मीटर स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं देखूँ कि भाई एरिया हमें पता नहीं है, ठीक है, तो जो भी पृष्ठ हमने लिया है और एक उस पृष्ठ का एरिया हमें नहीं पता है, और यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है तो हम कैसे करेंगे कि हम एक छोटा सा अल्फांश ले लेंगे डी ए का, और इसका यहाँ से कोण देखेंगे थीटा है। तो यहाँ से इस छोटे से पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होगा वो डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए। और अगर मैं इसका परिमाण ज्ञात करना चाहूँ तो डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू डी ए कोस थीटा। चूँकि ये इस छोटे से एरिया एलिमेंट का फ्लक्स है, मुझे टोटल एरिया का फ्लक्स चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों साइड समाकलन कर दूंगा, तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा। यानी इसकी एक जो जनरल फॉर्म है फ्लक्स की वो कितनी हो जाएगी कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ये मान हमें कुल फ्लक्स का देता है। किसी भी एक पृष्ठ से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर गुजर रही है वो उसका विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अभी हमने जब आवेशों की बात की थी तो हमने बिंदु आवेशों की बात की थी कि भाई जो भी आवेश लिया गया है उसका जो परिमाण है वो उनके मध्य की दूरी से इतना कम है कि उसका आकार जो है वो नगण्य ले लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी वस्तु पर आवेश देते हैं तो वो वस्तु बिंदु आवेश की भांति कार्य नहीं कर सकती। तो वस्तुएं जो भी है पृथ्वी पे या फिर हमारे द्वारा देखी जा सकने वाली जो वस्तुएं हैं वो त्रिविमीय वस्तुएं हो सकती हैं। तीन प्रकार से हो सकती है, या तो वस्तु के पास सिर्फ और सिर्फ लंबाई रहे, या वस्तु के पास क्षेत्रफल रहे, या वस्तु के पास आयतन रहे। तीन ही प्रकार की वस्तुएं हमें देखने को मिलती है। तो जब हम वस्तुओं को आवेशित करते हैं तो एक प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार, यानी तीन प्रकार से हम आवेश उस पर वितरित कर सकते हैं। यहीं से अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, और ये सतत आवेश वितरण तीन प्रकार से हो सकता है। पहला है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा है आयतन आवेश वितरण। तो नाम से पता चल रहा है कि रेखीय आवेश वितरण यानी कि किसी एक लाइन के अनुदिश हमने क्या किया है, आवेश को रखा है। जैसे कि मैंने धनावेश दिया है, ऋणावेश भी हो सकता है। और अगर पृष्ठ पे लिया गया है तो मैं किसी एक क्षेत्रफल को क्या दे रहा हूँ, आवेश दे रहा हूँ, और वो क्षेत्रफल कैसा भी हो सकता है, आयताकार, वर्गाकार या फिर वृत्ताकार। फिर है कि एक आयतन पे मैंने क्या दिया है, आवेश दिया है। तो ये जो आवेश रहेगा वो पूरे के पूरे आयतन पर आ जाएगा। अब चूंकि ये तीनों ही वस्तुएं आवेशित है और तीनों के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी रहेगी, तो यहाँ से अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूँगा तो मुझे कुल आवेश चाहिए होगा। कुल आवेश के लिए हम एक चीज़ कंसिडर करते हैं कि जो भी आवेश का वितरण हुआ है वो एक सतत रूप से हुआ है, यानी सभी जगह आवेश का वितरण समान रूप से हुआ है, यानी यहाँ पर इनका जो आवेश घनत्व है वो समान रहता है। तो लाइन के लिए हम लेते हैं रेखीय आवेश घनत्व, जिसका मान होता है लेमडा बराबर क्यू अपॉन उसकी लंबाई। अगर हम लंबाई पूरी ना लेते हुए एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ मैं यहाँ से, तो डी क्यू, तो डी एल लंबाई के लिए मुझे आवेश कितना मिलेगा, डी क्यू। लेकिन एक चीज़ है जो कांस्टेंट रहेगी, वो है इसका आवेश घनत्व, यानी लेमडा का मान यहाँ पर बराबर रहेगा और वो रहेगा डी क्यू अपॉन डी एल। लेमडा का जो मात्रक है वो कितना हो जाएगा, कूलम अपॉन मीटर। और वीमी सूत्र की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, ए टी इंटू एल माइनस 1।
ठीक है, तो ये इसका वी में सूत्र मिल गया। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, डी क्यू बराबर कितना हो गया, लेमडा इंटू डी एल, टोटल आवेश कितना हो जाएगा, इस सब का योग कर दूं मैं तो इंटीग्रेशन लेमडा इंटू डी एल हो जाएगा। इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आवेश की जगह क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू डी एल अपॉन वहाँ से बिंदु की दूरी r²। ये मान हमें मिल जाएगा आर कैप की दिशा में। यानी कि अब एक आवेश नहीं बचा, एक बिंदु आवेश नहीं बचा है, आवेश का वितरण हो गया, काफ़ी सारे आवेश आ चुके हैं। तो टोटल आवेश देखने के लिए अगर वो लाइन पर है तो रेखीय आवेश घनत्व मान से हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। सिमिलरली पृष्ठ आवेश घनत्व में हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे सिग्मा से दर्शाते हैं, और सिग्मा का मान क्या हो जाएगा, Q अपॉन टोटल एरिया या फिर DQ अपॉन DA हो जाएगा। यहाँ से DQ का मान मैं क्या ज्ञात कर सकता हूँ, सिग्मा इंटू DA, टोटल आवेश कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू DA। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू DA अपॉन r² r कैप। तो पृष्ठ के कारण भी हमने मान ज्ञात कर लिया, रेखीय आवेश वितरण के कारण भी हमने मान ज्ञात कर लिया। अब बचता है तीसरा, आयतन आवेश वितरण के कारण, यानी किसी आयतन में अगर आवेश रखा हुआ है तब हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप कि जो हम आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर रहे हैं, इस तीव्रता का जो ये मान है वो हमें इंटीग्रेशन कर कर सोल्व करना पड़ेगा। टोटल हमें उसका मान पता होना चाहिए, लेमडा का मान पता होना चाहिए, फिर लेंथ के अकॉर्डिंग देखेंगे, उसकी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, तब जाके हमें एक विद्युत क्षेत्र का मान मिलेगा। तो ये तो एक प्रॉब्लम की तरह है कि भाई इतना आसानी से हम अगर मान ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी वस्तु के कारण उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात नहीं कर पाएंगे। और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है तब क्या किया जाए, फिर जाकर आता है गाउस। गाउस ने कहा था कि हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन रूप में दे रखा है आवेश, तो हमें ये फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम फ्लक्स के माध्यम से उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि जो आयतन आवेश घनत्व है उसे हम कहते हैं रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन वॉल्यूम या फिर DQ अपॉन DV। यहाँ से जो आवेश हो जाएगा उसका मान कितना हो जाएगा, रो इंटू DV, और टोटल आवेश कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन रो इंटू DV हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो इंटू DV अपॉन r² r कैप। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें आवेश वितरण पता है। 3 प्रकार के आवेश वितरण होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। इनके घनत्व होते हैं रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। अब इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटीज ज्ञात करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इसका एरिया कितना हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, तो वो सारे कॉम्प्लिकेशंस हटाने के लिए नेक्स्ट जो आता है गाउस का नियम। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गाउस का नियम। गाउस का नियम, गाउस ने क्या कहा था कि अगर हमें किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम एक काल्पनिक पृष्ठ को इमेजिन करेंगे और एक बंद पृष्ठ की रचना करेंगे, और हम ये देखेंगे कि उस बंद पृष्ठ से बाहर कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो गाउस का कथन क्या कहलाता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये क्या है, उसका गाउस का कथन है। यानी कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स है उसका मान उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 हो जाएगा। यहाँ पे 1/ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। और इस कथन के अनुसार यहाँ पे सिग्मा क्यू है कुल आवेश, कुल पृष्ठ में बद्ध आवेश है ये। यानी कि अगर हमें एक बंद आकृति दे रखी है और उसके अंदर क्यू आवेश है, तो इस क्यू आवेश के कारण इसमें से जो फ्लक्स गुजरेगा वो कितना हो जाएगा, Q/ε0। बस फ्लक्स का मान हमें पता चल गया। अच्छा, फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे ज्ञात करेंगे। हमें पता है कि फाई इज इक्वल टू कितना होता है, E इंटू DA। एरिया अगर हमें पता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ E.DA बराबर किसके हो जाएगा, समेशन Q/ε0।
और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर सकते हैं। तो गाउस ने ये समझाया कि अगर आपको किसी भी आवेश के कारण वहाँ से r दूरी पर मान ज्ञात करना है, जैसे कि अगर हम इसको सत्यापित करते हैं तो बिंदु आवेश के कारण E का मान हमें पता है, E होता है K 1/4πε0 Q/r²। इसका अगर हम सत्यापन कर देते हैं यहाँ से तो हमें मान मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक बिंदु आवेश लेते हैं और गाउस के नियम का सत्यापन करते हैं। तो Q आवेश है और यहाँ से r दूरी पर हमने क्या लिया है, एक बिंदु P लिया है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक गाउसीय पृष्ठ की रचना करनी पड़ेगी। गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ क्या होता है कि एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जो किसी आवेश को पूर्णतः बंद कर देता है, एक कंप्लीट हम बंद बनाएंगे। इसे बंद करने के लिए हम कैसा पृष्ठ बनाते हैं, एक गोलाकार पृष्ठ बनाते हैं, एक गोलीय पृष्ठ बनाते हैं, जिसे Q आवेश क्या हो जाता है, पूरा। क्योंकि यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो फील्ड इस प्रकार रहता है बाहर की ओर, तो इसे पूरा कवर करने के लिए हमें एक गोलाकार आकृति चाहिए। यहाँ से अगर मैं R देखूँ तो इस बिंदु से मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो d फाई बराबर कितना हो जाता है, E इंटू डी ए। पहली परिभाषा। गाउस का कथन क्या कहता है कि फाई बराबर क्या हो गया, Q/ε0, जो कि क्या है, इसका निर्गत फ्लक्स है। और टोटल फ्लक्स अगर हम ज्ञात करें यहाँ से तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, समाकलन E इंटू डी ए। अच्छा, E और डी ए के बीच में कोण कितना है, थीटा 0 है, तो कोस 0 कितना हो गया, 1। E कांस्टेंट है, इसके लिए E सभी जगह पर क्या है, नियत है। तो फाई का मान E बाहर आ गया, अंदर डी ए का समाकलन टोटल एरिया। अगर मैं इसके गोलाकार आकृति का एरिया ज्ञात करूँ तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 4πr²। अब ये मान उस फ्लक्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी फ्लक्स का मान है, वो भी फ्लक्स का मान है। तो दोनों का मान बराबर कर दूं तो E इंटू 4πr² बराबर क्या आया, Q/ε0। तो E इज इक्वल टू Q/4πε0r² हमें मिल जाता है, जो कि हमें पहले से पता है। यानी कि गाउस का नियम क्या है, सत्य है, गाउस का कथन सही है और यह सभी सममित वस्तुओं पर लगता है। यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखनी होगी, सममित आकृति के लिए ये गाउस का नियम लागू होता है। अब हम बात करते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोगों की, कि गाउस ने किन किन आकृतियों के लिए हमें विद्युत क्षेत्र का मान दिया है, जो कि हमें 3 अनुप्रयोग देकर गया था। 3 अनुप्रयोग में सबसे पहला है अनंत लंबाई का तार, दूसरा है बहुत बड़ा पृष्ठ जो कि लगभग हमारे लिए अनंत हो, और तीसरा है एक खोखला गोला। खोखले गोले के साथ हम एक ठोस गोले की भी बात कर लेंगे। तो अनुप्रयोग इसके हैं 3। पहला है अनंत। अनंत कहूं या फिर सवाल में आपको सिर्फ एक लंबा तार लिखा रहेगा, वो लंबा तार हमारे लिए क्या है, अनंत है। तो अनंत तार। दूसरा है अनंत पृष्ठ। तीसरा है खोखला गोला। अनंत लंबाई के पृष्ठ के कारण हमने कहा कि भाई उससे r दूरी पर हमें बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इस अनंत लंबाई के तार को बंद करने के लिए पृष्ठ कैसा बनेगा, एक बेलनाकार पृष्ठ बनेगा, और उस बेलनाकार पृष्ठ को बंद करके हम वहां से फ्लक्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रखेंगे, और दोनों का मान जब मैं बराबर करता हूं तो मुझे E का मान कितना मिलता है, 2k λ/r, यानी कि E बराबर हो जाएगा λ/2πε0 और r कैप बाहर की ओर। हमें डेरिवेशन नहीं चाहिए अभी हमें यहाँ पर सिर्फ इसका मान चाहिए। लेमडा क्या हो गया, Q/ इसकी टोटल लेंथ जितनी भी रहती है। अगर हमें L लंबाई का तार दे तो Q/L इसका मान आ जाएगा। ये हो गया अनंत लंबाई तार के कारण r दूरी पर मान 2k λ/r, डायरेक्ट याद रख सकते हो। और है एक अनंत पृष्ठ, बहुत बड़ा पृष्ठ है, उसके कारण अगर हमें बिंदु चाहिए तब भी यहाँ से कवर करने के लिए हम एक बेलनाकार पृष्ठ बनाते हैं और दोनों पृष्ठों से निर्गत कुल फ्लक्स ज्ञात करते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी देखें। पहली बात यह है कि ये कुचालक है। पहले कैसा है, कुचालक। कुचालक के लिए यहाँ पर मान कितना आएगा, E का मान आएगा σ/2ε0, और यह दूरी पर निर्भर नहीं करता है। यदि यह चालक हो
यहीं पर हम देख लेते हैं कि यदि यह चालक होता तब क्या होता, तब ई का मान आता सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। चालक के केस में क्या होगा कि सारा का सारा आवेश बाहर के पृष्ठ पर आ जाएगा, अंदर वाले पृष्ठ पर कोई भी आवेश नहीं रहेगा, तो इस वाले पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो जो पृष्ठ का मान बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच जाता है। ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है। इसके लिए दूरी का अगर मैं ग्राफ देखूँ तो वो क्या मिलेगा हमें, आर के सीधा व्युत्क्रमानुपाती है, तो ई का जो मान है वो हमें कुछ इस प्रकार मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आर का मान देखूँ तो वो किसके रूप में मिलेगा, आर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, आर पर निर्भर करता ही नहीं, ई का मान जितना है उतना रहेगा। अब बात करते हैं एक खोखले गोले के लिए, इस पर टोटल आवेश क्यू है, तो आर दूरी पर एक तो है, पहली कंडीशन है बाहर, बाहर के केस पे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हो जाएगा, के क्यू बट्टा आर स्क्वायर या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इतना मान मिल जाता है। क्यों, क्या है इसका कुल आवेश है। अब ये एक बिंदु आवेश की तरह नहीं दिख रहा है क्या, इसका अर्थ ये है कि किसी भी खोखले गोले का जो आवेश है वो हम उसके केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं। दूसरा अगर मैं कहूँ कि इसकी सतह पर मान कितना होगा, तो ई सतह के लिए आर का जो मान है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तीसरा है अंदर, सतह के अंदर गाउस के नियम से अगर मैं अंदर देखूं तो अंदर अगर मैं एक प्रश्न बनाऊं तो क्या सच में अंदर आवेश उपस्थित है, क्या सच में अंदर आवेश नहीं है। तो अंदर जब आवेश नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, तो फ्लक्स नहीं तो अंदर कितना हो जाएगा, मान जीरो हो जाएगा। तो किसी भी खोखले गोले के कारण अंदर का जो मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। अच्छा, अगर ये ठोस होता तो ठोस के कारण बाहर इतना ही रहेगा, क्योंकि ठोस भी है तब भी आवेश कितना रहेगा, क्यों, तो बाहर के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। सतह पर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, के क्यू बट्टा कैपिटल आर स्क्वायर। अब बात करते हैं अंदर की ओर, अंदर के केसेस में इसका मान कितना हो जाएगा, के क्यू आर बट्टे आर क्यूब। ये आर क्या है, इस सतह के अंदर से दूरी है। अब ये आर यहाँ पर है, अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से अगर मैं एक बंद प्रश्न बनाऊँ तो अंदर आवेश उपस्थित रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये खोखला है, अब क्योंकि यहाँ पे भरा हुआ है तो इसके अंदर आवेश उपस्थित रहेगा, उस आवेश के कारण हमें इसका मान मिल जाता है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो मुझे ग्राफ इस प्रकार मिल जाएगा। पहला हम खोखले के लिए देख लेते हैं। खोखले के लिए ग्राफ अगर बनाऊं तो ई और आर के बीच आर जीरो हो तब अंदर है, तब मान कितना रहेगा, 0 0 0। आर जब आर पे आ जाएगी तब इसका मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होता रहेगा, घटता रहेगा। यहाँ पे आर त्रिज्या के बराबर है और आर फिर क्या है, ग्रेटर देन आर है, और यहाँ आर लेस देन आर है। लेकिन अगर ये एक ठोस गोला है तब ई का आर के साथ मान क्या होगा, बढ़ता रहेगा, समानुपाती है। देखिए आर के समानुपाती है तो बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक आर त्रिज्या के बराबर न हो जाए, फिर उसके बाद क्या होगा, घटता रहेगा, क्योंकि आर ग्रेटर देन आर और ये आर लेस देन आर। इस प्रकार हम गाउस के तीनों अनुप्रयोगों को समझ लेते हैं। इस टॉपिक के साथ आपकी जो फर्स्ट यूनिट है सीवीटी के लिए, फर्स्ट यूनिट वो आधी कंप्लीट हो जाती है। और अगर हम चैप्टर वाइज देखें तो आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। सेकंड चैप्टर में हम विभव, स्थितिज ऊर्जा और संधारित्र की बात करते हैं, जो कि इसी का सेकंड पार्ट है, तो उसकी चर्चा हम करेंगे सेकंड पार्ट में। इस थ्योरी में आपको अगर कोई भी डाउट लगता है या फिर कोई भी आपको मिस्टेक लगती है तो वो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और उसके अलावा जो भी इनके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और उसमें हम खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आपको टाइम का या फिर जो शेड्यूल है वो पता रहना चाहिए। 60 मिनट आपको मिलते हैं जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस करने रहते हैं। तो हम प्रैक्टिस भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस की करेंगे ताकि हमें इन सवालों की प्रैक्टिस हो जाए और हमारे कंसेप्ट भी क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। नोट्स आपके पास दे रखे हैं, आप नोट्स पढ़ो और उनकी अच्छे से तैयारी करो, फिर जाके हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे लिए वो चीज़ सही रहे।